नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। मैं हूं अमित कुमार पालित। देखिए, देश में ना कई प्रयोग हो रहे हैं और एक ऐसा प्रयोग जंतर मंतर भी हो रहा है और जहां पर सबकी नजरें लगी हुई थी, लेकिन सुबह से हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो भी फील्ड पर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर पर 100 लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसा ही प्रयोग बिहार में भी हो रहा है। बिहार में भी इस तरह कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। अब चाहे खान सर की हम बात कर लें, वो भी ऐसा कुछ प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आजकल वो नजर नहीं आ रहे हैं। लालू और राबड़ी की ओर से भी कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा ही प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है। और कर कौन रहे हैं? जी हाँ, अखिलेश जी की पत्नी यानी कि डिंपल यादव, जो मुलाकात करने पहुंची हैं शंकराचार्य जी से। तो वहां पर भी कुछ प्रयोग हो रहे हैं, तो इन प्रयोगों को लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं बिहार से। बिहार में पहले सरकारी बंगले को लेकर सियासी बवाल मचा था। अब लालू राबड़ी की सिक्योरिटी को लेकर सियासी घमासान मच गया है। लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी पूरी सिक्योरिटी सरकार को लौटा दी है। आरजेडी का कहना है कि सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने अपनी पूरी सिक्योरिटी को वापस कर दिया है। आपको हम बता दें कि 2 दिन पहले ही लालू परिवार की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी में कटौती की गई थी। लालू यादव और राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई, जिसे हटाकर अब अलग सिक्योरिटी कर दी गई है। लालू यादव के पास अब BASP से 2 से 8 हाउस गार्ड, 2 बॉडीगार्ड वर्दीधारी रहेंगे और साथ ही HQRT पायलट और बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। राबड़ी देवी को भी इसी तरह से BASP के 2 से 8 हाउस गार्ड, सादे लिबास में 3 महिला बॉडीगार्ड, 3 वर्दीधारी बॉडीगार्ड दी गई है और इसके अलावा HQRT पायलट और बुलेट प्रूफ कार भी दी जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव से Y+ सिक्योरिटी की जगह अब BASP के 1 से 4 हाउस गार्ड, 6 बॉडीगार्ड, जिसमें 3 सादे लिबास में रहेंगे और 1 से 4 एस्कॉर्ट पार्टी करेंगी, जो गाड़ियां रहती हैं उनके साथ। जबकि तेज प्रताप यादव से वायु सुरक्षा छीनकर उन्हें अब सिर्फ 1 बॉडीगार्ड दिया गया, क्योंकि वो विधायक भी नहीं है। अब इसे लेकर लालू परिवार नाराज है। आरजेडी हमलावर है और सरकार पर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, फिलहाल आपको कोई जानकारी मिल पाई है कि जो सुरक्षा हटा दी गई थी, क्या उसे वापस लिया जा रहा है या सरकार की ओर से कोई पहल की गई है? देखिए, सुरक्षा वापस कर दी गई है और उसके बाद जो मेन गेट पर ये 10 सर्कुलर रोड है, जो राबड़ी देवी का आवास है। हालांकि इस बंगले को लेकर भी अभी सियासत चल रही है। इस बंगले को खाली करने का नोटिस है, लेकिन अभी चूंकि बंगला खाली नहीं हुआ है, जो सुरक्षाकर्मी अंदर थे और बाहर गेट पर थे, उन सबों को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ देखिए, ये जो आपको कमरा दिख रहा है मेन गेट पर, इसमें सुरक्षाकर्मी होते थे और इस बाहरी हिस्से में भी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी होते थे। Z+ सुरक्षा लालू यादव को मिली हुई थी। इसके अलावा राबड़ी देवी के जो सुरक्षाकर्मी थे वो भी यहाँ होते थे। लेकिन जब सुरक्षा हटाने का फैसला लिया, सुरक्षा में कटौती की गई है, उसके बाद विरोध में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों ने अपनी सभी सुरक्षा कर्मियों को हटाने का फैसला लिया है। तो जाहिर है ये एक नाराजगी दिखाने का एक तरीका है कि यदि आप सुरक्षा में कटौती करते हैं तो हमें किसी तरह की सुरक्षा नहीं चाहिए, और इसी वजह से सभी सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है। और अब देखना यह है कि आखिर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको लेकर जो संबंधित उनके अधिकारी हैं वो उनको क्या आदेश देते हैं। फिलहाल जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ से हट गए हैं और थोड़ी दूर पर वो लोग वहाँ खड़े हैं। तो फिलहाल अभी तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी, इन तीनों ने फैसला किया है, विरोध में अपने सभी सुरक्षा को उन्होंने वापस कर दिया है। दूसरी बात है कि क्या सरकार की ओर से कोई रिएक्शन मिल पाया है, किसी मंत्रालय से कोई रिएक्शन मिल पाया है, खासतौर पर गृह मंत्रालय से? देखिए, अभी तो चूंकि थोड़ी देर पहले का ये फैसला है लालू परिवार का सुरक्षा वापस करने का, अभी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जाहिर है कुछ दिन पहले जो राज्य सुरक्षा समिति की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में इस बात की सिफारिश की गई कि सुरक्षा की किनको कितनी आवश्यकता है, और उसी सिफारिश के आधार पर गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया था। तो जाहिर है गृह विभाग की तरफ से ये बातें कही जाएंगी कि आखिर किस आधार पर ये फैसला लिया गया था। लेकिन जाहिर है अब इसको लेकर चूंकि सियासत भी होगी और विरोधी दल के नाते लगातार चूंकि आरजेडी की तरफ से खासतौर से ये सवाल उठाया जाता रहा है कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस बंगले में वो 2 दशक से रह रहे थे उसको खाली करने का नोटिस दिया गया, इसको लेकर भी विरोध है और इसको लेकर भी अभी जो है जिच जारी है। तो लगातार जब से बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, आरजेडी के साथ जो बीजेपी का विरोध है, सरकार के साथ जो विरोध है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। और उसी कड़ी में आज एक और नया विवाद कि बंगले के बाद अब सुरक्षा को लेकर भी सियासत हो रही है। चलिए, विवाद तो हुआ है और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं जो लगातार दमदार 10 में आपके साथ ही होते हैं।
अजीत जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं सज्जन कुमार जी। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले जरा दर्शकों को लग रहा होगा ना कि Z+ क्या है, Y+ क्या है, क्या घटा क्या जोड़ा गया। तो मैंने देखा कि Z+ जो सिक्योरिटी है उसमें 55 के करीब आपके गार्ड्स होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें 10 NSG के रहते हैं कमांडोज, जो एलिट कमांडोज होते हैं। इसके अलावा 45 इसमें जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो CRPF या भी किसी भी सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं। अब उस लिहाज से देखा जाए तो अब जो मिलने जा रही है उसको हम देखते हैं, चाहे लालू यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो, तो वो संख्या 8 फिर 3 यानी कि करीब 14 तक आ जाएंगे। प्लस उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मिल रही है और एस्कॉर्ट गाड़ियां भी मिल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लाव लश्कर है बहुत ज्यादा कम तो उस हिसाब से नहीं हो जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी जो पर्सनल रहेंगे उनमें जो तादाद है वो 14 तक पहुंच जाएगी, जो पर्सनल सिक्योरिटी रहेंगे। इसके अलावा अगर तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो Y+ उनको मिला करता था, अब उसको घटाया गया है। तो Y+ में उनको मिलता है करीब 11 से 22 के करीब गार्ड्स होते हैं, उनके साथ रहते हैं पर्सनल गार्ड्स। अब यहाँ पर उनके पास लगभग 10 या 11 के करीब ही पर्सनल गार्ड्स रहेंगे, साथ ही साथ उनके पास एस्कॉर्ट गाड़ियाँ भी होंगी, एस्कॉर्ट पार्टी भी 1 से 4 तक होंगी। अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि बहुत ज़्यादा क्या इसमें कटौती हो गई या फिर NSG हटा दिए गए, इस मतलब इसकी नाराज़गी है, एलिट जो कमांडोज हटा दिए गए? देखिए, ये सिक्योरिटी का मामला जो है ना वो अब थ्रेट असेसमेंट के आधार पर होता है। कोई ऐसी बात नहीं है, थ्रेट असेसमेंट है। बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी पद पर भी नहीं है, लेकिन अगर उनको खतरा लगता है, उनके जीवन को खतरा लगता है तो सरकार उनको सुरक्षा देती है। और हम लोग अतीत में देख चुके हैं कि किसी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर हमला होता है, उनकी मौत होती है, तो उसका कितना बड़ा नुकसान समाज को उठाना पड़ता है, जान माल का कितना बड़ा नुकसान होता है और क्या राजनीतिक भूचाल आता है, ये हम लोग देख चुके हैं। इसलिए थ्रेट असेसमेंट के आधार पर सुरक्षा सरकार देती है या वापस लेती है, कम करती है या बढ़ाती है। आप देखिए, SPG की सिक्योरिटी पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को और उनके परिवारों को मिलती थी, बाद में वो कम कर दी गई। अब CRPF की सिक्योरिटी मिलती है पूर्व प्रधानमंत्रियों को और SPG सिर्फ प्रधानमंत्री का प्रोटेक्शन करती है। तो इससे इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी अनदेखी कर दी गई, जिन लोगों जो पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार हैं या उनको खतरे में डाल दिया गया। वो थ्रेट असेसमेंट के आधार पर उनकी सिक्योरिटी में कमी की गई है। ऐसा ही बिहार में भी हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू इसलिए बन गया है क्योंकि अभी इसके ठीक पहले बंगले का विवाद चल रहा था, तो ये उसको जोड़ दिया गया। ये माना गया, जो अभी आपने भी कहा, कि बदले की भावना से सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए ये बात आ गई। थ्रेट असेसमेंट वाली बात अब RJD के लोगों को लगने लगा कि अब इस पर भी एक राजनीति हम लोग कर सकते हैं। सहानुभूति अगर हम लोग जुटा ही रहे हैं, तो जो बंगले पर सहानुभूति जुटा रहे हैं वो हम लोग, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था ना, प्रयोग हो रहा है दिल्ली से लेकर हर एक राज्य में प्रयोग हो रहा है सज्जन जी। तो पॉलिटिकली ये प्रयोग क्या हो रहा है, क्या करने की कोशिश हो रही है? एक तो जो अजीत जी बता रहे थे कि जो तरीका यह है कि पेरियोडिकली थ्रेट असेसमेंट्स होता है कि वो तो गृह मंत्रालय करता है, वो सब कुछ करता है, उसके आधार पे ये फैसला लिया, ऑपरेशनलाइज करते हैं, आर्बिट्रेरी नहीं होता है। दूसरा ये भी देखिए, बिहार जैसे स्टेट में, या बिहार ही क्या बाकी जगह, ये थोड़ा आपके क्या कहते हैं उसके स्टेटस की भी बात होती है कि जब हमारा नेता निकल रहा है उसके साथ कितनी गाड़ियां हैं, कितने स्क्वाड गाड़ियां हैं, कितने सेंट्रल फोर्सेज हैं, कमांडोज हैं। अब ये चीज जो है आपके परसेप्शन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। और बिहार जैसे राज्य में जहां पे आपका परसेप्शन कि हमारा नेता वो दमदार और धाकड़ है, ये मानसिकता जहां पे है, वहां पे आपके समर्थक भी इससे हतोत्साहित होते हैं और ये नेतृत्व को पता है। राजनीति वाली बात यह है कि देखिए, असेसमेंट हुआ, नीतीश कुमार जो है वो भी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनका Z+ सिक्योरिटी अभी भी है, राबड़ी देवी और लालू यादव का नहीं है। तो लोग ये कह सकते हैं कि थ्रेट परसेप्शन में नीतीश कुमार को ज्यादा खतरा है, इनको कम है। इस पे राजनीतिक एक फ्रंट खुल रहा है निश्चित तौर पे। लेकिन जहां तक बात देखें, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादातर ये नाराजगी नहीं, बिहार में एक हम लोग बात कर रहे थे, एक टर्म आता है रूस जान, बच्चा रूसना कहते हैं। रूसना का मतलब वो नाराज नहीं है, वो रूस गया है किसी बात पे और कोई उसे मनाने भी नहीं चाहता, वो चाहते कि मनाए जाके, हाँ, कि मनाया जाए, आप चिंता मत कीजिए, कम से कम Y+ तो हो ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हमने कहा कि हम ये सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए। उन्हें लग रहा है कि भाई ऐसे ही हम चुनाव में हार रहे हैं, पक्ष हमारा कमजोर है और थोड़ा बहुत जो एक लाभ लश्कर सुरक्षा को लेकर सर हम बात ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पर्सनल बॉडीगार्ड्स की बात होती है, क्योंकि जो उनकी सुरक्षा करते हैं। तो एक और व्यक्ति है जिनके बॉडीगार्ड ने ऐसा बवाल मचाया कि खुद अब वो व्यक्ति भागे भागे फिर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं खान सर की। जी हां, कोचिंग वाले खान सर उर्फ फैजल खान, जिन पर शिकंजा कसता जा रहा है। गोलीकांड में खान सर फरार चल रहे हैं। खान सर की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब खान सर की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ दबिश डाल रही है। खान सर की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी DIU को सौंपी गई है। और कल पटना के कदमकुआं थाने में फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा कि तुम लोग गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। और इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
और इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। कल एफआईआर के बाद खान सर की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे। इधर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आईजी ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई है। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में ना आए। अब खान सर का बचना मुश्किल लग रहा है। सवाल यह है कि खान सर खुद सरेंडर करेंगे या पुलिस उन्हें पकड़ कर लाएगी, हाथ में हथकड़ी डालकर थाने ले जाएगी। क्योंकि पटना के कदमकुआं थाने में फैजल खान और खान सर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें साफ साफ लिखा है कि खान सर ने गोली चलवाई है, खान सर ने झूठ बोला है। खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और दोनों गार्ड गिरफ्तार हो चुके हैं और दोनों हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस को खान सर के खिलाफ पक्के सबूत मिल चुके हैं। हालांकि खान सर अचानक गायब नहीं हुए। शुक्रवार को सुबह खान सर कोचिंग सेंटर पहुंचे, उन्होंने क्लास भी ली थी, लेकिन छात्रों को पढ़ाने के बजाय खान सर क्लास में अपनी सफाई के सबूत पेश कर रहे हैं और बच्चों को पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहे थे कि कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है और छात्रों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया है? किसी से छुप के किया है? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है? हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, रात को 10:30, रात को 10:10 पर मेरे घर पे कोई आया या हम लोग गए कहीं पे, हमारे यहां कोई आया, रात के अंधेरे में मेरे यहां कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? और ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब खान सर की बारी है। पटना के कोचिंग सेंटर की लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। खान सर के खिलाफ ज्ञान बिंदु कोचिंग में हल्ला बोल चल रहा है। ज्ञान बिंदु कोचिंग में रोशन सर के पक्ष में स्टूडेंट लाबंद हो गए हैं और उधर खान सर के लड़के खान सर के फेवर में खड़े हो गए हैं। तो खान सर को निर्दोष बता रहे हैं, रोशन सर पर भी इल्जाम लगाए तो उनके स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कि निर्दोष है। उधर पुलिस ने खान सर की कोचिंग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। छात्रों से कानून हाथ में ना लेने की अपील तक की गई है। हमारे साथ नीतीश जुड़े हुए हैं। नीतीश, फिलहाल कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार खान सर कहां पर है? उनका वैसे घर कहां है, कहां रहते हैं वो पटना में? देखिए, खान सर के कोचिंग पर कल पुलिस गई थी देर रात, लेकिन वो वहाँ नहीं मिले और इसके पहले जब एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ, उसके बाद से ही वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और कोचिंग संस्थान में सुबह में ज़रूर वो पढ़ा रहे थे, क्योंकि अंदर पढ़ाने के दौरान जो एक ऑनलाइन लिंक आता है उसके ज़रिए उन्होंने कुछ बातें रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, एक तरह से सफाई दी थी कि क्या वजह थी उस समय वहाँ फायरिंग की नौबत क्यों आई, सेल्फ डिफेंस की बात उन्होंने कही थी। और उसके बाद से ही खान सर जो है वो एक तरह से कहें कि मिल नहीं रहे हैं और बहुत कोशिश की गई उनको ढूंढने की, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस का ये कहना है कि सबूतों के आधार पर इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब एफआईआर चूंकि दर्ज हो गई है, उसमें हत्या के प्रयास का मामला है, आर्म्स एक्ट का मामला है, तो ये माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी जरूर होगी। लेकिन क्या खान सर खुद ही सामने आएंगे या फिर पुलिस की दबिश जो है उसमें वो पकड़े जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कल देर रात तक पुलिस वहां पर बनी हुई थी, काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया था। चूंकि वो पूरा इलाका जहां कोचिंग संस्थान है वहां काफ़ी संख्या में छात्र रहते हैं आसपास में, तो वहां छात्रों का जमावड़ा भी हो गया था। तो ऐसी स्थिति में लगातार वहां पुलिस बनी हुई थी। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि खान सर कहाँ हैं और क्या वो खुद सामने आते हैं या नहीं आते हैं। जी, तो नीतीश जैसा बता रहे हैं कि कोई इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है पुलिस को कि आखिरकार खान सर कहां पर हैं। हालांकि कोशिश हो रही है कि उनके बारे में पता लगाया जाए। और अजीत जी, हम तो बस यही जानना चाहते हैं, क्योंकि खान सर जिस तरह से मुखर होकर हर चीज के लिए सामने आते थे, अब तो क्यों छुप रहे हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक सवाल है। उन्होंने जो बात अपने छात्रों के सामने कही कि भाई हमारे सामने कोई चारा नहीं था, बड़ी संख्या में लोग आ गए थे, हमारे गार्ड को अधमरा कर दिया था, तो हम गोली नहीं चलाते तो क्या फूल बरसाते? तो गार्ड ने गोली चलाई। अगर लीगल कार्रवाई है, उसके पास लीगल हथियार है, लाइसेंस का हथियार था, उसने गोली चलाई है और आप ये बात कह रहे हैं, तो जाकर के पुलिस के सामने कहिए और अपनी गिरफ्तारी दीजिए। आपको तत्काल जमानत मिलेगी कोर्ट से, अग्रिम जमानत तो नहीं मिलेगी लेकिन जमानत मिल जाएगी। ईमानदारी की बात यही है कि आप आइए और यही बात जाकर के कहिए कोर्ट में, आपका वकील कहे, आप पुलिस के पास जाइए। इसमें छिपने की कोई बात नहीं है। आप भाग रहे हैं, इसका मतलब वो अपराध की गवाही होती है। भागना जो है वो आपके गिल्ट की गवाही होती है कि आप किसी न किसी तरह की गड़बड़ी है। इसमें कितना बॉस्ड अप है ये पूरा मामला। पहले खान ने कहा कि हम गोली चली, 8-10 राउंड गोली चलाते हमने देखा,
अगले दिन पलट गए कि नहीं गोली नहीं चली। पुलिस ने भी एफआईआर की तो उसमें कहा कि गोली नहीं चली। हम लोग यहीं इंडिया टीवी पर देख रहे थे, वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमने गोली का खोखा देखा, यहाँ गोली चली। अब ये बात को शुरू से किसी तरह से दबाने की कोशिश की गई, जब ये बात सामने आ गई तब वो फरार हो गए हैं। देखिए ये बहुत, इसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे चिंता की बात ये है कि ये एक पटना में एक जगह है मुसल्लापुर हाट, जहां दोनों का एक ही कैंपस में कोचिंग है। ये एक ही कैंपस है जहां ज्ञान बिंदु है, रोशन यादव है, और ये इनका है खान, फैजल खान का। अब ये दोनों एकदम आसपास हैं। बच्चे एकदम इस बात को लेकर के ऐसे उत्तेजना है बच्चों में, लोग अपने रोशन यादव के पक्ष में वो लोग उतरे सड़क पर, सैकड़ों हजारों बच्चों ने प्रदर्शन किया। अब इनके बच्चे प्रदर्शन करेंगे, ये आपस में इनका टकराव नहीं हो, ये इन दोनों की जिम्मेदारी है कि इसको टालें, इस बात को, इस तरह की कोई बात नहीं हो। और पुलिस के सामने जाकर बहुत अहम बात कही है। सज्जन जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप भी ऐसे ही कोचिंग में तो पढ़े हैं ना, पटना में। अब देखिए स्टूडेंट्स को जिस तरह से दोनों तरफ से चीजें बताई जा रही हैं, और स्टूडेंट्स जिस तरह से अपने अपने टीचर्स के लिए काफी ज्यादा गुस्से, आप ना हम कह सकते हैं कि उत्तेजित हो चुके हैं। अब कुछ भी वो कर सकते हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं। तो यहां पर जब रोशन आनंद जब ये कह रहे थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया था कि ये साजिश करके मुझे गिरफ्तार किया गया है, तो उनके आरोप तो सही लग रहे हैं ना कि जब आपके खिलाफ यानी खान सर के खिलाफ अगर कोई शिकायत हुई तो क्यों नहीं जा रहे, अगर उनको लगता है कि कुछ नहीं है तो आनंद, यानी मैं रोशन की बात कर रहा हूं, रोशन आनंद तो फिर सही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। इसमें मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न ये है कि कोचिंग की जो राइवलरी है वो जैसे माफिया है ना, ये तो जैसे पंजाब में क्या होता है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो तो गैंगवार है ना, बिल्कुल। एक दूसरे का मर्डर करवाओ, ये करवाओ। अब मर्डर तक बात नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, ये शिक्षा के नाम पे जो राइवलरी चल रही है, ये व्यवसायीकरण भी नहीं है, कमोडिफिकेशन भी नहीं है, ये बिल्कुल गैंगस्टर वाली बात है। एक के पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर लगा देना, बच्चों को एक करना कि राइवल कोचिंग को ये करो, उसके बाद दूसरे को किस तरह से कॉन्स्पिरेसी में फंसाना। ये चीजें पहले मुसल्लापुर हाट में ही, जो अजीत जी बता रहे थे कि वहां पे है, वहीं पे सुपर 30 आनंद कुमार ने भी अपनी शुरुआत की थी, आज से लगभग 25 साल पहले, 25-26 साल पहले। हाँ, और उस समय आए थे तो उन्हें भी परेशान किया गया था, और उस समय हम भी नए नए थे, उस समय हम लोग गए थे तो उन्होंने क्लास में आके बताइए हमारे ऊपर इस तरह से धमकियां दी जा रही है, आप लोग जाके कहिए कि आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। हालांकि 1000 रुपए लेते थे ये करके, पर कहने का बात है लेकिन इस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि आपको लग रहा है कि कोचिंग सेंटर नहीं हो, दो माफिया ग्रुप हो, और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं जो बिल्कुल जा रहे हैं, खुलेआम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम अगर राइवल कोचिंग का कोई स्टूडेंट मिल गया तो दिखा देंगे। ये प्रणाली देखिए, सबसे इसकी कमी क्या है कि पहले यूनिवर्सिटीज में जो है वो शिक्षा का केंद्र होता था, यूनिवर्सिटी कोलैप्स कर गया तो हुआ कि थिंक टैंक्स जाएंगे, उनका टैंक खाली है, फंडिंग नहीं है। अब इन कोचिंग्स के पास क्या है कि फंडिंग तो खूब है, तो ये इंटेलेक्चुअल वो बन के कहीं ना कहीं युवाओं के आइकन बन के उभरे। प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है ना, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से आप अपने बच्चों को तो मोटिवेट मत कर दीजिए कि वो एक दूसरे के खिलाफ चले जाए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो ज्ञान बिंदु हो या फिर खान सर के कोचिंग के बच्चे हो। लेकिन प्रतिस्पर्धा देखिए राजनीति में भी होती है, और लेकिन वहां पर कई बार हाँ ये होता है कि बंगाल की तरह की खूनी प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग शुरू हुआ है चुनाव से ठीक पहले, अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। हिंदू वोट की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। शंकराचार्य विवाद में अब सपा वोट तलाश रही है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी गौरक्षा यात्रा को लेकर मैनपुरी पहुंचे। अब वहां पर सपा की सांसद डिंपल यादव ने उनसे मुलाकात की, शंकराचार्य के सामने माथा टेका और आशीर्वाद भी लिया। डिंपल यादव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कहा कि अखिलेश यादव उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। डिंपल यादव ने कहा कि प्रयागराज बाघ मेले में शंकराचार्य का अपमान हुआ है, प्रकृति उस अपमान का जरूर बदला लेगी। शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी हमें शंकराचार्य भगवान को भी सुनना है। अजीत जी, अब आप देख रहे हैं कि हिंदू वोट के लिए किस तरह से मतलब तमाम कोशिशें हो रही है, लेकिन गौरक्षा के लिए निकाला गया, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने निकाला है गौरक्षा के लिए। अभी हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में, मैं जिले का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा, लेकिन वहां पर सपा के ऑफिस में आप सोचिए कि कुर्बानी दी गई सपा के ऑफिस में, इसको लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ, और आप यहां पर गौरक्षा की बात करके वोट के लिए जा रहे हैं। देखिए ये हाँ पीलीभीत में हुआ है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ शंकराचार्य हैं और हिंदू धर्म का जो शिखर पुरुषों में से एक है, 4 जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के बनाए मठ हैं उसमें से एक के वो शंकराचार्य हैं। विवाद जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, वो तो हर जगह चल रहे हैं,
लेकिन उनके साथ माघ मेले में अपमान हुआ, यह भी बात सही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की मदद की थोड़ी जरूरत है शंकराचार्य को। ये कहना डिंपल यादव का कि अखिलेश यादव आपके साथ हैं, भाई आप नहीं भी रहिए साथ में, वो हिंदुओं के धर्मगुरु हैं। पहले मेरा कहना सर, मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी अगर कह रहे हैं कि हम हिंदू वोट चाहिए, हम हिंदुत्व के साथ हैं, ठीक है, तो भाई आपके ऑफिस में कुर्बानी आप करवा रहे हैं ना। ये बात हम जो अपना कहना चाह रहे थे वो ये है कि शंकराचार्य हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, उनको किसी एक नेता की या किसी एक पार्टी के नेता की जरूरत नहीं है। ये बात कहना कि वो आपके साथ हैं, इस तरह से आप डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह का डिवाइड कर रहे हैं कि बीजेपी आपके खिलाफ है और समाजवादी पार्टी आपके साथ है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक तो ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो एक बात ठीक नहीं है। देखिए, हिंदू उनके साथ हैं, अगर अखिलेश यादव को हिंदुओं का वोट लेना है तो वो उस हिसाब की राजनीति करें। चलिए सज्जन जी, मैं आपसे इसका रिएक्शन लूंगा। एक और खबर है उत्तर प्रदेश से, दोनों साथ में आप दीजिएगा। यूपी में 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हालत अब पर्सनल अटैक तक पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ ने नल जल योजना में टोटी चोर को लेकर बयान दिया, जिस पर अखिलेश यादव बौखला गए। अखिलेश यादव को टोटी चोर वाली बात चुभ गई है। फिर अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल हमला किया। अखिलेश यादव ने सीएम को करप्ट माउथ बताया है। कहा है कि वनस्पति के ज्यादा सेवन से बोलने और समझने की क्षमता प्रभावित होती है। अखिलेश यादव का पूरा एक्सपोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी आपको सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने टोटी चोर का जिक्र किया था, नाम किसी का नहीं लिया था। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके। सज्जन जी, मैं तो इस पे सीधा एक ही बात पूछूंगा कि नाम लिया नहीं है, चोरी किसने की? मैंने नहीं की। नहीं, देखिए वो तो ये बात आई थी 2017 में, जब मुख्यमंत्री आवास में ये गए थे, उसी समय ये आई थी। एक उनके ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने इस बात को उजागर किया था, अखिलेश यादव। लेकिन ये चुनावी ये है तो एक दूसरे पे कटाक्ष चल रहा है। अखिलेश यादव काफ़ी खुद चुटकी लेने वाले मोड में रहते हैं, तब योगी भी उस मोड में आने की कोशिश कर रहे हैं, आक्रामकता की जगह थोड़ी चुटकी ले ले। लेकिन पहली बात देखिए, वो जो आपने शंकराचार्य की बात की, उसमें एक तो हिंदू वोट नहीं है, उसमें बड़ा ही सपा को ये लगता है कि चूंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं और उसके अलावा एक और भी चल रहा है कि जो ब्राह्मण नाराज हैं, तो इनको लगता है पीडीए प्लस में ये ब्राह्मणों को उससे जोड़ेंगे, थोड़ा ऐसी उनकी उम्मीद है। अब होता क्या है कि देखिए, यूपी की स्थिति यह है कि ठाकुर तो पहले भले ही जब मुलायम सिंह यादव थे एक समय में ठाकुरों का एक बड़ा हिस्सा सपा को वोट करता था, लेकिन ब्राह्मण उस तरीके से कभी सपा के साथ नहीं गए। तो ब्राह्मण ग्रज के साथ करें या हंस के करें, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी होता है ना कि आप एक उम्मीद के साथ पहल करते हैं। तो डिंपल यादव जो अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास जा रही हैं, उनको सीधा ये लगता है कि शंकराचार्य की आइडेंटिटी हिंदू नेता की नहीं है, ब्राह्मण नेता की। ये अपने आप में बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है कि आप संत को, जो शंकराचार्य हैं, उनको जाति के परिधि में बांध रही हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे अखिलेश यादव ये सारा कुछ कर रहे हैं, अभी जो प्रपंच चल रहा है उसमें योगी के पास दो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे वो काफी आगे है अखिलेश से। एक जो गुंडागर्दी का बैगेज है अखिलेश के साथ, वो जो स्मृति है अखिलेश समाजवादी पार्टी के, जो बिहार में राजद के साथ थी, वो एक बैगेज है। और दूसरा ये है कि जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह को सफलता से पहुंचाया गया है, उसमें भी काफी सफलता मिले। उसमें ये सब जो है तंज की बातें आप देखिएगा, ये पर्सनल अटैक जो है वो बस एक खुंदक है। अजीत जी, मैं कुछ नहीं, बस आपसे अगर एक लाइन में अगर कहेंगे कि मुझे जो समझ में आया कि जहां पर अखिलेश की कोशिश हो रही है कि हम पीडीए को लेकर चलें और पीडीए के जरिए आज सत्ता में आए, तो योगी कर रहे हैं कि चाल और चरित्र क्या है नेताओं के, उसको उजागर कर रहे हैं। भाई योगी जी ने तो कह दिया कि 80-20 का चुनाव है। अब वो अपने 20 के अलावा अखिलेश यादव कुछ 80 में से लेना चाह रहे हैं, जो उनके पास एक अपना यादव का है 10% के करीब। बाकी वोट के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास में वो शंकराचार्य के यहाँ भी जाएंगे और भी जगह जाएंगे। चलिए, प्रयास का हम जिक्र कर रहे हैं तो प्रयास तो बहुत किया था बंगाल में, टीएमसी के एक नेता ने कि वो किसी तरह से बच जाए, लेकिन वो बोलते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो उसमें फंस चुके हैं।